गरीब की ठंड में शादी। ये कहानी है राम दिन के घर की, जो अपनी पत्नी गोदावरी और बेटी राखी के साथ एक भाड़े के घर में गरीबी के दिन काट रहा था। वो भोर की पहली पौड़ी के साथ जाकर जलाने के लिए लकड़ियां काटने जंगल जाता है। अजी लाल चाय बनाई है, 2 घूंट पीते जाओ। अरे भाग्यवान, तुम्हारी बोली में झिझक क्यों सवार है? क्या करूं जी, भगवान ने जैसे हमारे घर की किस्मत कूश की कलम से लिखी है। कितने बसंत बहार बीत गए, अब तो लगता है जैसे इस गरीबी के गड्ढे से हम कभी नहीं उबर सकेंगे। फिर ये किराए की छत भी कब छिन जाएगी, कोई पता नहीं। ऐसा कहते हुए गरीब गोदावरी की आंखें डबडबा जाती हैं, साथ ही रामदिन भी रो पड़ता है। तभी राखी अपने माता पिता के टूटे हुए मन का हौसला अफजाई करती है। माँ, बाबूजी, जीवन तो सुख दुख का संगम है और ये गरीबी अमीरी एक सिक्के के 2 पहलू के जैसे हैं। भले हम गरीब हैं, मगर हम साथ तो हैं। देख रही हो भाग्यवान, हमारी राखी सयानी हो चली है। अच्छा, मैं जंगल जा रहा हूँ। गरीब रामदिन अपनी कुल्हाड़ी और गतान लेकर जंगल जाता है, जहाँ जंगल के सरकारी मुलाजिम हर लकड़हारे को जंगल से खदेड़ रहे थे, जिसे देखकर रामदिन दुखी मन से घर लौट आता है। बाबूजी, आज आप इतनी जल्दी लौट आए? राखी बिटिया, जंगल पर रोक लगा दी गई है, अब मैं निहत्था हो गया हूँ। अजी संभालिए खुद को, ईश्वर का अस्तित्व जग से अभी मिटा नहीं है, वो कोई ना कोई राह खोलेंगे। घटते सूरज की लाली के साथ अंधेरा घिर आता है। तभी मणिलाल उनके दरवाजे पर आ धमकता है। रामदिन, अरे ओ रामदिन, अरे कहाँ छिपा बैठा है, बाहर आ। अरे मणिलाल जी, आप यहाँ क्यों? अब क्या मुझे अपनी ही मिट्टी पर लात रखने के लिए तुझ जैसे गए गुजरे गरीब से इजाजत मांगनी पड़ेगी? ये मिट्टी मणिलाल की मलकियत है। आज 30 तारीख है, इस महीने की मिलाकर तुझे 6 महीने का भाड़ा चुकाना है। चल जेब ढीली कर। मणिलाल जी, अभी मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। अब मैं तुम मुफ्तखोरों को एक दिन की भी मोहलत नहीं दूंगा, इसी पल मेरा घर खाली कर दो। मणिलाल जी, हम गरीबों पर ऐसा गजब मत ढाइए, हमें बेघर मत कीजिए। गोदावरी को अपने आगे गिड़गिड़ाता देखकर मणिलाल अपनी मूंछों को ताव देते हुए राखी को एकटक ताकते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बेघर नहीं करूंगा, बदले में तुम अपनी बेटी का ब्याह मुझसे करा दो। वैसे भी ये शादी के लड्डू चखने लायक हो गई है, इससे तुम्हें बिना दान दहेज के दामाद मिल जाएगा और ये छत भी तुमसे नहीं छीनेगी। अपनी बेटी से दोहरे उम्र के मणिलाल की ये घिनौनी सोच सुनकर गरीब माता पिता सामान की गठरी बांधकर घर से निकल जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मणिलाल जैसे शख्स हर मोड़ पर लालच की ललक लिए खड़े हैं कि कब किसी गरीब बात की बेबसी का फायदा उठाएं और उसकी बेटी को फाड़ खाएं। सड़क पर सनसनाती हवाएं उन तीनों से टकरा रही थी। चलते चलते वो एक पाइपलाइन के पास आ पहुंचते हैं, जो इन गरीबों का गढ़ बन गया। अगली सुबह, बिटिया, अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना, मैं काम की खोज में जा रहा हूँ। बाबूजी, लाल चाय बनाई है, पी कर जाइए, इससे आपके इस ठंडी बयार में गर्माहट मिलेगी। राखी पाइप के बाहर चूल्हा फूंकती हुई चाय बना रही थी। बहती बयार से बार बार चूल्हा बुझ रहा था, मगर उस गरीब की बेटी ने जैसे तैसे चाय बनाकर अपने माता पिता को परोसा, जिसके बाद रामदिन काम की खोज में निकल पड़ा। दूर एक चाय की दुकान पर सूट बूट पहने हुए एक शख्स बैठा हुआ था, जो आंखें गड़ाकर उस गरीब परिवार के बीच से प्यार की झांकी देख रहा था। दिन बीतते गए और गुजरते दिनों के साथ ठंडी बयार का उत्कर्ष बढ़ता चला गया। उस ठंडी हवा के बीच पाइपलाइन के बाहर बैठी राखी चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है। उसके तन पर एक सूट के सिवाय कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से उसके हाथों के रोए सिहर उठते हैं। अरे राखी बिटिया, तू भीतर आकर बैठ जा, देख ये पुरवाई बयार पानी की तरह बह रही है। ठंड के मारे ठिठुर रही है तू, बाकी की रोटी मैं बना दूंगी। नहीं माँ, आप भीतर ही रहिए, आपको पता है मैं नहीं चाहती कि इस पूस की पुरवाई बयार से आपकी तबीयत बिगड़े। अपने माता पिता के प्रति स्नेह भाव ने चाय की दुकान पर बैठे वेदांत को घेर लिया था। हर दिन के साथ वो राखी की ओर और खिंचा चला जा रहा था। वो हर सुबह चाय पीने के बहाने पाइपलाइन में बसे उस गरीब परिवार के बीच का सार्थक स्नेह देखने आया करता था। तभी एक दिन वेदांत चाय वाले से उनके बारे में पूछताछ करता है। राधे, ये परिवार इस पाइपलाइन में क्यों रहता है? अरे बाबूजी, कुछ दिन पहले ही इस पाइपलाइन में आए हैं। वो रामदिन चाचा हैं और राखी है उनकी बिटिया, भले गुणों से भरी है। रामदिन काका तो दिन रात बिटिया की शादी के सोच में डूबे रहते हैं। इस गरीबी में रूखा सूखा खाकर रात काट रहे हैं। फिर गरीब की बेटी का हाथ थामना कौन चाहता है?
फिर वेदांत अपनी कार में सवार होकर सीधे अपने घर आता है। उसका घर बहुत ही आलीशान और बड़ा था, जहां वो अपनी बीमार माँ के सर पर हाथ फेरता हुआ मुट्ठी बांधे बोलता है, माँ, मुझे बहू मिल गई है, बहुत जल्द वो तुम्हारे पास होगी। अगले दिन वेदांत उस पाइपलाइन के पास आता है। उस गरीब परिवार की टुकड़ी उसे देखकर स्तब्ध हो जाते हैं और खौफ से भरी गोदावरी फुसफुसाती है, अजी लगता है ये बाबूजी इस पाइपलाइन के अधिकारी हैं। देखिए बाबूजी, ये पाइपलाइन मुझ गरीब परिवार का आखिरी आसरा है। हमें यहाँ से मत खदेड़ना। काका, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। वेदांत की बात सुनकर रामदिन, राखी और गोदावरी सोच में घिर जाते हैं। तभी गोदावरी कहती है, मगर बेटा, तुम बड़े बाबूजी होकर हम गरीब की बेटी से शादी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि ये गरीब की बेटी गुणों की धरोहर पर भरी होती है। राखी दिन रात खुद सर्दी की ठिठुरन सहकर आप दोनों को बर्फबारी से बचाती रही, इसलिए इससे बेहतर बहू मेरी माँ के लिए कोई नहीं हो सकती है। अपनी राखी मुझे दे दीजिए। ये सुनकर उस गरीब दंपत्ति की झुर्रियों से घिरी आंखों में बुझी हुई आस एक बार फिर उजागर हो जाती है और ठंड के उस ठहराव में राखी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। गोदावरी पाइपलाइन में ही अपनी बेटी की हल्दी की रस्म करती है। राखी बेटी, अपने माँ बाबूजी को माफ कर देना। हम तेरी विदाई एक भले घर से कर सकने के समर्थ नहीं है। ऐसा ना कहो माँ, बुरे वक्त में ये पाइपलाइन ही हम गरीबों का बसेरा बना था। आज इसी पाइपलाइन में मेरे हाथ पीले हो रहे हैं। आप और बाबूजी इस गरीब बेटी के सर जमीन है। मेरी डोली यहीं से उठेगी। हर दिन के साथ शादी की रस्म बढ़ रही थी, जिसके साथ बढ़ रहा था सर्दियों का सिलसिला। अगली सुबह गोदावरी कहती है, अजी आज राखी की मेहंदी की रस्म है, कहीं से मेहंदी का बंदोबस्त करो। चिंता मत करो भाग्यवान, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहते हुए रामदिन ठंड में ठिठुरता हुआ मेहंदी की खोज में निकल पड़ता है। उसके शरीर पर ना तो शॉल स्वेटर था, ना पाँव में चप्पल, मगर फिर भी उसकी आंखों में एक बड़ी सी चमक थी। आखिरकार उस गरीब की बेटी का घर बसने जा रहा था। कुछ दूर आने के बाद उसकी नजर मेहंदी की बहुतेरी झाड़ियों को देखकर झिलमिला उठती है। भगवान का शुक्र है, मेहंदी मिल गई, जल्दी से तोड़ लेता हूँ। रामदिन जल्दी जल्दी मेहंदी और कुछ आम के पत्ते और जंगल की जमीन पर बिखरे रात रानी के फूल तोड़कर घर लौट आया, जहाँ गोदावरी ने मेहंदी पीसकर मेहंदी की रस्म रीत को पूरी की। वहीं रामदिन ने भी फूल पत्तियों के गठजोड़ से पूरे पाइपलाइन को सजा दिया। बाबूजी, खाना खा लीजिए। हाँ बेटिया, आज आखिरी बार अपने हाथों से मुझे खाना खिला दे, क्योंकि कल सवेरे तो हमारी सोन चिड़ैया ससुराल चली जाएगी। अगली सुबह पूरे पाइपलाइन के चारों ओर बर्फ बिखरी हुई होती है, जहाँ वेदांत और राखी की शादी हो जाती है। और वेदांत कहता है, माँ बाबूजी, आज से राखी मेरी धर्म पत्नी बन चुकी है। इस नाते मैं आपका बेटा हुआ और अब आप मेरे साथ रहेंगे। अरे नहीं बेटा, बेटी के बाबुल का तो उसके ससुराल में रहना कभी नहीं शोभता है। तो अब मैं आपके घर का खर्च और रखरखाव का भार उठाऊंगा। इससे आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचेगी और आपको ये ठंड में ठिठुरना भी नहीं पड़ेगा। वेदांत का सरल स्वभाव देखकर रामदिन का दिल खुशी से भर उठता है। आखिर उसकी गरीब बेटी का घर भी बस गया था, साथ ही उन्हें अपना बसेरा मिल गया था, जहां उन्हें रात और भोर के ठंड का कहर फिर कभी नहीं काटना पड़ा। मिताली हड़बड़ाती हुई कमरे की ओर कदम बढ़ाते हुए कमरे में आती है। नायरा, अब तक तेरी लीपा पोती पूरी नहीं हुई। बारात लड़के वालों के घर से घंटा भर पहले निकल गई है। माँ, सारी गलती सरासर आपकी है। किसने कहा था आपको सस्ती पार्लर वाली बुक करने को? देखो, पूरा का पूरा हुलिया बिगाड़ दिया उसने आपकी बेटी का। आप मुझे 2 मिनट दो, मैं जल्दी से मेकअप करके मंडप में आती हूँ। नायरा जल्दी से मेकअप करके अपनी माँ मिताली के साथ मंडप में आती है। तभी बारात गाजे बाजे की गूंज के साथ दरवाजे के अंदर आती है और दूल्हे के सहरे में सजा दीक्षांत जैसे ही मंडप की तरफ बढ़ता है कि उसकी भाभी चांदनी उसकी शेरवानी सही करती है। अरे जरा ठहरिए देवर जी। हाँ, ये हो गई आपकी शेरवानी सही। चांदनी को दीक्षांत के इतने करीब देखकर नायरा कुड़कुड़ाती हुई अपनी माँ से बोलती है, माँ, कौन है ये चांडाल चुड़ैल? देखो तो कैसे सूट बूट सही करने की बहानेबाजी से मेरे दीक्षांत के करीब चिपके हुए है। पता नहीं, पर ये नियत की खोटी नजर आ रही है। अरे बावली हो गई है क्या? जो जी में आ रहा है बक रही है। अरे वो तेरी जेठानी है, दामाद जी की भाभी। अपनी माँ की फटकार सुनकर नायरा चुप हो जाती है। जिसके बाद नायरा और दीक्षांत जैसे ही जयमाले के लिए स्टेज पर चढ़ते हैं, चांदनी भी दीक्षांत के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। हेलो नायरा, मैं चांदनी हूँ, दीक्षांत की भाभी।
और नाते में तुम्हारी जेठानी। जानती हूँ जेठानी जी। अब अगर आपने अपना परिचय दे दिया तो नीचे उतर जाइए। नायरा का उखड़ा हुआ रवैया देखकर चांदनी चिढ़कर नीचे उतर जाती है, जिसके बाद जयमाले की रस्म पूरी हो जाती है। कुछ ही देर के बाद दोनों की शादी हो जाती है और विदाई के वक्त चांदनी अपनी देवर और देवरानी के बीच में जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर नायरा बोलती है, जेठानी जी, बाकी की गाड़ियां तो बिल्कुल खाली पड़ी है, फिर भी आप हमारे बीच आकर बैठ गई। हाँ, वो हुआ यूं देवरानी जी कि सारी गाड़ी पहले ही ससुराल के लिए रवाना हो गई और मैं पीछे छूट गई। फिर बच गई थी दूल्हे की गाड़ी, इसलिए इसमें सवार होना पड़ा। हाँ नायरा, वैसे भी कुछ ही देर की बात है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की आंखें पढ़ते हुए मन ही मन फुसफुसाना शुरू कर देती है। बहुत तेवर दिखा रही थी स्टेज पर। शायद तुम्हें पता नहीं देवरानी जी, चांदनी क्या चीज है। तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि तुम अपनी जेठानी को यहाँ देखकर राख हो रही हो। अच्छी चाल चली है जेठानी जी, मगर अब तक तुमने अपनी देवरानी का दांव देखा नहीं। बस अब मुझे ये जानना है कि जेठानी जी के दिमाग में दीक्षांत को लेकर कौन सी खुराफाती खिचड़ी पक रही है। अगर मेरा शक सही साबित हुआ तो इसी राख में तुम्हें खाक न किया तो मैं भी नायरा नहीं। कुछ ही देर में गाड़ी नई बहू के ससुराल के बाहर आकर रुकती है, जहाँ आरती की थाली लिए खड़ी सास बोलती है, नई बहू, इस कलश को अपने दाहिने पांव से उड़ेल कर भीतर आ जा। जी माँ जी। इतने के बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू हो जाती है, मगर चांदनी की नजर अभी दीक्षांत पर टिकी थी। ये जेठानी जी दीक्षांत को ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है, जैसे खा ही जाएगी। जी तो कर रहा है कि जेठानी जी की आंखें नोचकर चील कौओं को खिला दूं। अरे क्या हुआ नई बहू, तेरा ध्यान कहाँ है? दीक्षांत ने तुझे हरा दिया। जाने दीजिए माँ जी, शायद मेरी देवरानी जी शय को मात देना नहीं जानती। जी नहीं भाभी, आप अपनी देवरानी को कच्ची खिलाड़ी समझने की भूल कर रही हैं। मुझे खेलना भी आता है और जो मेरा है उसे छीनना भी आता है। अपनी देवरानी के जवाब सुनकर चंड जेठानी जल भुनकर राख हो जाती है और शादी की रात जैसे ही नायरा दीक्षांत के करीब आने की कोशिश करती है, तभी दीक्षांत उसे दूर करते हुए कहता है। अपने पति का बेरुखा बर्ताव देखकर नई बहू के मन में खिटपिट शुरू हो जाती है और अगली सुबह जेठानी उसे छेड़ते हुए बोलती है, क्या हुआ नायरा, शादी की पहली सुबह ही तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? लगता है देवर जी के कांधे का तिल देखने को नहीं मिला क्या? अपने चंट जेठानी की ये बात सुनकर नायरा भौहें चढ़ाकर सुलगते हुए कहती है, ये बात आपको कैसे पता जेठानी जी? मुझे तो बहुत कुछ पता है, पर छोड़ो। नायरा वहाँ से फुसफुसाते हुए अपने कमरे में चली आती है और चिल्लाकर बोलती है, शर्ट उतारो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? देख क्या रहे हो, शर्ट उतारो। अरे सुबह सुबह जुनून जाग गया क्या? कम से कम ये तो देख लो कि दरवाजा खुला हुआ है। मैं कोई तुम्हारी इज्जत नहीं छीन रही, कुछ देखना है सीधे खड़े रहो और शर्ट उतारो। जैसे ही दीक्षांत शर्ट के बटन खोलता है, उसके कंधे पर वही तिल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो आग बबूला होकर सभी को बुलाहट देती है। सासू माँ, ससुर जी, जेठ जी, कहाँ है? सभी जल्दी से यहाँ आइए। अरे क्या हुआ नई बहू, सुबह सुबह क्यों हल्ला मचा रखा है? हाँ देवरानी जी, ये तुम्हारा चेहरा लाल पीला क्यों हुआ पड़ा है? पहेलियां मत बुझाओ जेठानी जी। आप जो मेरी सौतन बनी बैठी हैं, तो भला मेरे चेहरे पर खुशियां कहाँ से होगी? नायरा, तुम होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ जेठ जी, मगर शायद आपको पता नहीं कि आपके पीठ पीछे आपकी पत्नी अपने देवर के साथ सेटिंग करके मेरी सौतन बनी बैठी है। अरे नई बहू, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के बराबर होता है और तू इन्हीं पर लांछन लगा रही है। तेरे पास कोई सबूत है? माँ जी, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जेठानी जी को कैसे पता कि मेरे पति के कंधे पर तिल है? अरे घनचक्कर, देखा होगा कभी दीक्षांत को बॉडी बनाते। बेवकूफ, बात का पतंगड़ बना दिया। अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर और चाय बना, सवेरे सवेरे सर में दर्द दे दिया। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं और चंड जेठानी कहती है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ झूठी हवा दी थी देवरानी जी, मगर तुम तो सचमुच में सुलग गई।
इस तरह देवर और जेठानी के चक्कर की बात कुछ दिनों में दब जाती है, मगर कहते हैं ना कि सच को चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश क्यों न करो, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। एक रात नायरा को गहरी नींद में पाकर दीक्षांत कमरे से निकलकर अपनी भाभी के कमरे में आता है। तभी नायरा खिड़की पर खड़ी होकर उसकी बातें सुनने लगती है। कितनी देर लगा दी दीक्षांत, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या करूं यार, वो नायरा रात भर उल्लू की तरह जगराता किए रहती है, वरना दीक्षांत चांदनी से अकेले मिलने का चांस छोड़ता है क्या। जमाने के लिए भले ही भाभी माँ के समान होती है, मगर इस दीवाने देवर के लिए तो तुम दिलरुबा हो। दोनों देवर भाभी इस बात से बेखबर थे कि बाहर खड़ी हुई नई बहू ने फोन में उनकी पूरी वीडियो बना ली है, जिसके बाद सभी लाइट जल उठती है और ससुराल के लोग वहां जमा हो जाते हैं, जिसे देखकर दोनों देवर भाभी शर्म से तरबतर हो जाते हैं। संजीव, आप? क्या हुआ चांदनी, शब्द साथ नहीं दे रहे हैं ना? तुम जैसे बेशर्म लोगों ने रिश्तों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। और दीक्षांत, तू तो मेरा सगा भाई था ना, फिर तेरे कदम कैसे डोल गए? इससे पहले कि दीक्षांत अपनी सफाई पेश करता, गिरधारी उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। नामुराद, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे खून का कतरा मेरे मुंह पर कालिख पोत देगा। निकल जाओ यहां से और कभी अपना मुंह मत दिखाना। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। नायरा, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई। मैं बहक गया था। तुम बहक गए थे इसलिए कि तुम मर्द हो? हाँ, अगर यही गलती मुझसे हुई होती तो क्या तुम मुझे अपनाते? शायद नहीं। इसीलिए आज मैं सुहाग और स्वाभिमान में से अपने स्वाभिमान को चुनती हूँ। जो इंसान एक बार बहक सकता है, वो बार बार उसे दोहराए पर नजर आता है। मैंने कहा था ना जेठानी जी, मैं आपका पर्दा फाश करके रहूंगी। आज आपका कच्चा चिट्ठा सभी के सामने है। इतने के बाद नायरा सभी रिश्ते नाते तोड़कर ससुराल से चली जाती है और संजीव भी चांदनी से तलाक ले लेता है। मगर देवर भाभी का एक गलत रिश्ता 4 जिंदगियां बर्बाद कर देता है। कड़वा कथन है, मगर रिश्तों की डोर उस कच्चे धागे की जैसे होती है जो भरोसे के गांठ पर टिकी होती है, जिसे बनाने में जिंदगी बीत जाती है मगर टूटने में सिर्फ एक लम्हा लगता है। श्यामलाल और शीला देवी के बीच घमासान जंग छिड़ी हुई थी, जिसका विषय था कोयल का काला रंग। कभी नहीं, मेरे रहते वह काली कायनात इस घर की बहू नहीं बनेगी। शीला, विनोद के लिए तुमने शिखा को उसके गोरे चिट्टे रंग देखकर चुना। मैंने उसमें चू तक नहीं कसा, मगर मैं किशोर को वचन दे चुका हूँ, कोयल ही इस घर की बेटी बहू बनेगी। मुझे इस बात पर कोई बहसबाजी नहीं चाहिए। अब या तो इस घर में दोनों बहू एक साथ आएंगी या फिर इस घर में कोई शहनाई नहीं बजेगी। अपने पति श्यामलाल की बातें सुनकर शीला मन में कुड़कुड़ाती हुई कहती है, हाँ, बस एक बार उस काली कमली के कदम इस घर के चौखट के अंदर पड़ने दो। मैं उसकी जिंदगी में इतने कांटे बोऊंगी कि उसके कदम उखड़ जाएंगे। इसी सोचाहट के साथ शीला अपने दोनों बेटे राघव और विनोद के सर पर सहरा सजाती है और गाजे बाजे के साथ बारात दुल्हन के द्वारे पहुंचती है, जहां 7 फेरों के बाद शिखा और कोयल देवरानी जेठानी बनकर ससुराल के दहलीज पर आ पहुंचती हैं। शिखा बहू, अपने शुभ कदमों से इस कलश को घर के भीतर बिखेर दे। जी माँ जी। फिर शीला अपनी काली बहू को नजरअंदाज करके शिखा की सुंदरता की बड़ाई आंकने लगती है। मुझे तो अपने भाग्य पर भरोसा नहीं हो रहा कि शिखा जैसी सुंदर बहू की सास हूँ। गोरी चिट्टी रंग पर गड़े तीखे तेज नए नक्श तेरी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं बहू। माँ जी, अब मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए जिसे सुनकर मेरी काली देवरानी मन ही मन कुढ़ने लगे। अरे अब ये तो खरा सच है बहू। अरे ओ नासपीटी, तुझे अंदर आने के लिए अलग से न्योता दूं? मगर माँ जी, आपने मेरा गृह प्रवेश तो किया ही नहीं। गृह प्रवेश जैसी रीत रस्म सिर्फ गोरी बहू के लिए बनाया गया है, ना कि तुझ जैसी नजर बट्टू के लिए। चुपचाप से अपना काला सा मुंह उठाकर अंदर आ जा। अपनी देवरानी के काले रंग की खिल्ली उड़ता देखकर जेठानी मन ही मन खूब खुश होती है। कोयल राघव के साथ कमरे में आ जाती है। तभी राघव को अलग सोने की तैयारी करता देखकर कोयल हिचकिचाते हुए कहती है, राघव जी, आप कहाँ जा रहे हैं? सोफे पर सोने। मगर क्यों? मैं तो आपकी बीवी हूँ। यही तो सारे फसाद की जड़ है। बदकिस्मती से तुम जैसी ब्लैक टी मेरी बीवी बन गई है। तुम्हारे साथ मैं अपना बेडरूम बांट रहा हूँ, यही बड़ी बात है। मगर मेरे ऊपर हस्बैंड का हक जताने की कोशिश भी मत करना। अपनी सास, पति
और जेठानी के हाथों हुए अपने काले रंग का बना मजाक कोयल के मन में घर कर जाता है। ससुराल के पहले दिन जहां जेठानी नई बहू की सभी जिम्मेदारियां नजरअंदाज करके देर सवेर तक सोई हुई थी, वहीं देवरानी भोर के 5 बजे जाग कर सारा कामकाज निपटाकर सभी के लिए नाश्ता बनाकर मेज पर परोसती है। तभी जेठानी मेकअप में लिपटी हुई कुर्सी पर बैठ जाती है। गुड मॉर्निंग माँ जी। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी काली देवरानी इतनी अच्छी कुकिंग करती है। क्या हुआ सासू माँ, आप स्टेचू बनी क्यों बैठी हैं? खाने का मजा लीजिए। हाँ माँ जी, खाकर बताइए ना कैसा बना है खाना। मुझे नहीं खाना ये खाना। एक बात कान खोल कर सुन ले मेरी कल्लो माई बहू, अगर तुझे ये लगता है कि इस चूल्हे चौके की चोचलेबाजियां करके तो अपनी सास का दिल जीत लेगी, तो ये मन की मिठाई खा ले। मेरा खाना सिर्फ शिखा बहू बनाएगी। अपनी सास की ये आस देखकर जेठानी के चमकते गोरे चिट्टे चेहरे पर 12 बज जाते हैं और वह अपना पल्ला छिटकते हुए कहती है, माफ करना माँ जी, मगर मुझे कोई शौक नहीं किचन की भट्टी में करछी चमचा चलाकर अपने गोरे चिट्टे चेहरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का। और फिर अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। अरे मेहंदी तो छोटी बहू के हाथों की भी नहीं छूटी, बड़ी बहू, मगर फिर भी उसने बहू होने का फर्ज अदा किया ना। अजी तुम्हें किसने कहा लुगाइयों के बीच में चटर पटर करने को? जब देखो अपनी काली बहू की बड़ाई करने के लिए बीच में कूद पड़ते हो। खैर, आज शाम तुम दोनों देवरानी जेठानी की मुंह दिखाई की रस्म है। दोनों थोड़ी देर में मुंह दिखाई का जोड़ा मेरे कमरे से ले जाना। थोड़ी ही देर में दोनों देवरानी जेठानी सास के पास आती हैं, जहां सास जेठानी को मुंह दिखाई की रस्म के लिए महंगा सा लहंगा देती है और देवरानी को चॉकलेटी रंग की एक पुरानी सी साड़ी देती है। वाह सासू माँ, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। इसे पहनकर तो मेरे गोरे चिट्टे चेहरे में 4 चांद लग जाएंगे। अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुमने फूलन देवी के जैसे मुंह क्यों लटका लिया? माँ जी, मेरा रंग पहले ही इतना पक्का है, ये चॉकलेटी रंग मुझ पर बिल्कुल नहीं फपता। अरे तू भी कौन सी हूर की परी है, कोई भी कलर तेरे काले थोबड़े पर बकवास ही लगेगा। अपनी जेठानी के पैरों के धोवन में भी तेरा मेल नहीं, जले हुए उपले जैसा तो रंग है तेरा। ये सुनकर जेठानी को अपने गोरेपन पे और भी ज्यादा गुमान करने की हवा मिल जाती है। शाम को सभी औरतें देवरानी जेठानी के मुंह दिखाई के अवसर में उपहार के साथ आती हैं। तभी लता दोनों का मुंह देखकर गोरे काले रंग पर टिप्पणी करने लगती है। अरे देखो देखो बहनों, इन देवरानी जेठानी की जोड़ी तो बिल्कुल हंस और काले कौवे के जैसे है। कहाँ जेठानी के दूधिया गोरे रंग पर तीखे नयन नक्श गड़े हैं और कहाँ बेचारी देवरानी काले बांडा के जैसी है, लगता है कीचड़ की नदी से नहाकर निकली है। हाँ लता, शीला को तो हर दिन घर में चांद और अमावस दोनों के दर्शन हो जाते होंगे। अपने कालेपन की हंसी उड़ता देखकर देवरानी की आंखें डबडबा जाती हैं। सभी के जाने के बाद सास और जेठानी साथ मिलकर कोयल को खूब खरी खोटी सुनाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। भड़काऊ जेठानी हर पल अपनी देवरानी के खिलाफ मन में जहर भरती, मगर सास अब धीरे धीरे सारा मामला समझने लगी थी। एक दिन श्यामलाल शीला से कहते हैं, सच शीला, तुम जैसी पत्थर दिल औरत मैंने कहीं नहीं देखी। अरे छोटी बहू तुम पर जान छिड़कती है। जिस पल सूरज की किरण फूटती है वो बेचारी सारा दिन एक पांव पर नाचती रहती है, और वहीं दूसरी ओर जिस गोरी बहू पर तुम्हें गुमान है वो तुम्हारे हर कहे को केवल काटती है। आंखें खोल कर देखो शीला, इस गोरे रंग रोबन के बुरे रोग ने तुम्हारे मन से सही गलत के फर्क फासले को मिटा दिया है। श्यामलाल का कहा खरा शब्द सास के मन में घर कर जाता है और वह इस बात को जेठानी पर आजमाती है। अरे शिखा बहू, तुझे बहू बनकर आए 1 महीना बीत गया, अब तो तेरे हाथों की मेहंदी भी छूट गई। अब तुझे घर के काम काज में हाथ लगाना चाहिए। आई एम सॉरी सासू माँ, बट ये चूल्हे चौके की चोचलेबाजियां मेरे बस की बात नहीं है। ये सारे काम तो मेरी 2 कौड़ी की काली देवरानी पर ही जचते हैं। बस शिखा बहू, भले ही कोयल का रंग सांवला है मगर वह मन से बहुत खूबसूरत है। अरे वाह माँ जी, रंग बदलने में तो आपने गिरगिट को भी मात दे दी। कल तक आपको मेरी खूबसूरती पर नाज था और आज आप मेरी काली देवरानी के गुणों की गाथा गा रही हैं। हाँ, पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया मेरी देवरानी ने आपके दिलो दिमाग पर। जेठानी जी, आपकी भाषा में ये काला जादू हो सकता है, मगर मेरे लिए यह प्यार है जिसे पाने के लिए मैं तिल तिल तरसती रही। मगर मेरे काले रंग के कारण सासू माँ मुझसे कटी कटी रहती थी। मैं जानती हूँ तुमने माँ जी पर जरूर कोई चिकनी चुपड़ी बातों का जादू चलाया है, क्योंकि सच तो यही है कि तुम अपनी जेठानी की सुंदरता से जलती हो। मेरी खूबसूरती तुम्हें अंदर ही अंदर खलती है।
अपनी पत्नी कोयल पर शिखा को कुड़कुड़ाता देखकर राघव बीच में बोलता है। बस कीजिए भाभी, काश कि कोयल का बाहरी रूप रंग देखने के बजाय आपने इसके मन में झांक कर देखा होता। इसके मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं। कोयल, अपने इस बेवकूफ पति को माफ कर देना। मैंने झूठी शोभा और सुंदरता की ललक में तुम पर कितनी ताड़नाएं बरसाई। मैं भूल गया था कि भली पत्नी का मोल मूंगों से भी बढ़कर होता है। ससुराल के सभी सदस्य को देवरानी के पक्ष में बोलता देखकर जेठानी के सर चढ़ा गोरेपन का गुमान चूर चूर हो जाता है और वह पछताते हुए कहती है, आई एम सॉरी कोयल, मुझे लगता था कि इंसान अपनी सुंदरता से सब कुछ हासिल कर सकता है, मगर आज तुमने ये साबित कर दिया कि इंसान की सूरत से सुंदर होना काफी नहीं, उसके मन के भले आचरण ही उसकी बेहतरता को उभारते हैं। मुझे खुशी है जेठानी जी कि देर से ही सही आपको ये बात समझ आ गई। उस दिन के बाद से गोरी जेठानी और काली देवरानी एक साथ घुल मिलकर बिना किसी खटपट के हंसी खुशी रहने लगती हैं। चारों तरफ मजदूर काम कर रहे होते हैं और एक तरफ भट्टी जल रही होती है, जिसके पास एक बहुत गरीब औरत अपनी पीठ पर अपनी बेटी को बांधे ईंट बनाने का काम कर रही होती है। तभी उसके पास वहाँ का मुनीम आता है। अरे क्या कर रही हो? इतने धीरे धीरे हाथ चलाओगी तो कल तक भी काम खत्म नहीं होने वाला। तभी तमन्ना की बेटी रोने लगती है। लो, रोने लगी अब तुम्हारी बेटी। अब बताओ, यहाँ काम करोगी या अपनी बेटी को संभालोगी? साहब, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं जल्दी ही अपनी बेटी को दूध पिलाकर काम करना शुरू कर दूंगी। देखो, आज तो ये सब कुछ मैंने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कल से तुम अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर नहीं आओगी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और बेचारी तमन्ना अपनी नन्ही मुन्नी बेटी को दूध पिलाकर फिर से ईंटें बनाने का काम शुरू कर देती है। ईंट बनाते बनाते उसके हाथ में चोट लग जाती है। हे भगवान, ये क्या? मेरे हाथ से तो खून निकल रहा है और बहुत दर्द भी हो रहा है। बेचारी तमन्ना रोते हुए अपने दर्द को सहन करती हुई ईंट बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उसका पति भी ईंट बनाने का काम कर रहा होता है। शाम के समय वो दोनों अपना काम करने के बाद घर के लिए निकलने लगते हैं। अरे तमन्ना, आज तो मालिक ने पैसे भी नहीं दिए हैं, घर पर राशन भी खत्म हो रखा है। हाँ, ये तो है। चलो अब घर चलते हैं। वो दोनों जा ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक से बारिश होने लगती है। वो रास्ते से सफेद कट्टे उठा लेते हैं और उन्हें अपने सर पर ओढ़कर घर चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद उनकी झोपड़ी के चारों तरफ से पानी टपकने लगता है। अरे बहू, तुम आ गई। चलो अच्छा हुआ, मैंने ये प्लास्टिक की पन्नियों को एक साथ जोड़ दिया। अब ये काफी बड़ी हो गई है। झोपड़ी के चारों तरफ पानी टपक रहा है। तुम धर्मेंद्र के साथ मिलकर ये झोपड़ी के ऊपर ढक दो। जी माँ जी, ये तो आपने अच्छा किया। ऐसा कहकर तमन्ना अपने पति के साथ मिलकर प्लास्टिक की पन्नी को झोपड़ी के ऊपर ढक देती है, जिसके बाद वो बचे हुए राशन से कुछ खाने पीने के लिए बना लेती है, लेकिन वो खाना कम पड़ जाता है। माँ, आपने खाना नहीं खाया? माँ, आप भी खा लो ना, आपको भूख नहीं लगी है क्या? हाँ बच्चों, ये खाना मैं खाऊंगी, तुम अपना खा लो। जैसे ही तमन्ना बचा हुआ खाना खाने वाली होती है, तभी उसका छोटा बेटा कहता है, माँ, मेरा पेट नहीं भला, मुझे और खाना चाहिए। ये सुनते ही वो अपने हिस्से का खाना भी अपने बेटे को खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। चलो बच्चों, अब सोने का समय हो गया है। हरिहर और लता अपने साथ राजू, राधा और रोहन को सुला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ तमन्ना और धर्मेंद्र अपने साथ अपनी छोटी बेटी को सुला लेते हैं। आधी रात के समय सभी सो रहे होते हैं कि तभी अचानक से बहुत जोर जोर से आंधी और तूफान चलने लगते हैं, जिसके चलते अचानक से तमन्ना की झोपड़ी के ऊपर से छत उड़ जाती है और सभी लोग नींद से जाग जाते हैं। हे भगवान, धर्मेंद्र बच्चों को इकट्ठा कर, नहीं तो किसी को चोट लग सकती है। हरिहर और धर्मेंद्र दोनों बच्चों को इकट्ठा करके झोपड़ी के बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद वो पूरा परिवार तेज आंधी और तूफान में रुकने का कुछ इंतजाम ढूंढने लगते हैं। चलते चलते कुछ दूरी पर उन्हें कूड़े के खत्ते के पास बड़े बड़े पाइप नजर आते हैं। बच्चों, चलो जल्दी से इस पाइप के अंदर घुस जाओ। धर्मेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ उन बड़े बड़े पाइप में रुक जाता है। तभी उसका बेटा कहता है, पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब बेटा, बस कुछ ही देर की बात है, कल से जो है हमको नया घर ढूंढ लेंगे और तब तक इस ठंड को बर्दाश्त तो करने की कोशिश करनी न पड़ेगी। अरे रोहन बेटा, आ मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपने आंचल में छुपा लूंगी तो तुझे ठंड नहीं लगेगी। अगले दिन जब सवेरा हो जाता है तो तमन्ना नींद से जागती है। अरे लगता है सवेरा हो गया है, चलो
अब हमें अपने घर लौट जाना चाहिए। तमन्ना अपने परिवार के साथ वापस अपनी झोपड़ी के पास आ जाती है, लेकिन आंधी और तूफान के चलते उनकी झोपड़ी तहस नहस हो चुकी थी। अरे ये क्या, हमारी पूरी झोपड़ी तो तहस नहस हो गई है, अब हम क्या करें? तभी लता अपनी सिली हुई पन्नी उठाती है। हमें रहने लायक कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। लता की बात सुनकर धर्मेंद्र 4 बड़े बड़े डंडे उठाकर उस पन्नी को एक टेंट जैसा बना देता है, जिसके बाद वो कहता है, अभी के लिए इसमें गुजारा करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें अपना खुद का पक्का ईंटों से बना हुआ मकान बनाना ही होगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। हम खुद ही ईंट बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। चलो, हमारी मजदूरी का समय हो गया है। धर्मेंद्र तमन्ना के साथ मिलकर ईंटें बनाने के काम पर चला जाता है, जिसके चलते वो दिन भर कई सारी ईंटें बनाते हैं। वाह, आज तो तुमने काफी सारा काम किया है। ये लो, तुम्हारे पिछले और आज के पैसे मिलाकर ये पैसे बनते हैं। पैसे देखने के बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं, जिसके चलते वो वहां से चले जाते हैं। अजी, ये तो काफी सारे पैसे हैं। इतने पैसों से तो ईंट बनाने की मशीन भी आ जाएगी और सीमेंट भी आ जाएगा। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम खुद का ईंट बनाकर अपना पक्का मकान बना सकते हैं। घर जाते समय वो दोनों रास्ते से ईंट बनाने की भट्टी और सीमेंट खरीद लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी जमीन के पास उस ईंट बनाने की भट्टी को लगा लेते हैं और बहुत मेहनत के साथ वहाँ ईंटें बनाना शुरू करते हैं। माँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा? नहीं बेटी, तुम परेशान मत हो, हम खुद से काम कर लेंगे। नहीं माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, इस नाते मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। अरे वाह, मेरी लाडो रानी तो बहुत बड़ी हो गई। अगर ऐसी बात है तो तुम हमें ईंट बनाने के लिए सीमेंट उठा उठा कर देती जाओ। तमन्ना के कहने के बाद रूपा उसे सीमेंट उठा उठा कर देती रहती है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोनों बेटे रोहन और राजू एक साथ खेलते रहते हैं। काम होने के बाद वो सभी चटनी और रोटी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो धर्मेंद्र और तमन्ना मजदूरी करने चले जाते हैं और शाम को वापस लौटने के बाद वो अपनी खुद की ईंटें बनाने लगते हैं। उन्हें ईंट बनाते हुए गांव के कई लोग देखते हैं। अरे वाह, धर्मेंद्र भैया, तुमने तो खुद का काम करना शुरू कर दिया। अगर दिहाड़ी पर कुछ लोग चाहिए तो मुझको जरूर बताना। अरे नहीं भाई, दरअसल ये मजबूरी है मेरी। हमारा पक्की ईंटों का कोई मकान नहीं है, इसीलिए मैं और तमन्ना खुद ही ईंटें बना रहे हैं। बाजार में ईंट बहुत महंगी है, जो कि हम खरीद तो सकते नहीं हैं। अरे वाह, यही तो खूब बढ़िया बात है भैया। एक काम करो, आप मेहनत करते रहो, हम आपका साथ हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है, जिसके बाद तमन्ना और धर्मेंद्र अपने काम में लग जाते हैं। देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद वो अपना पक्की ईंटों का मकान बनाकर तैयार कर लेते हैं और ईंटें बनाने वाली भट्टी भी घर में ही लगा लेते हैं, जिसके चलते उनका घर गर्म ही रहता है। आखिरकार हमारा मकान बन ही गया। हाँ माँ जी, कड़ी मेहनत के बाद आखिर अब हमारे पास पक्की ईंट से बना हुआ मकान है। अब चाहे आंधी आए या तूफान या फिर हो सर्दी जबरदस्त, हमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसमें तुमने बहुत मेहनत किया है। एक तरफ बच्चे तो दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारी। अगर तुम ना होती तो पता नहीं ये मकान कैसे बनता। बाबूजी, हम सभी ने कड़ी मेहनत की है। वो इतना कहती ही है कि तभी अचानक से कोई उनका दरवाजा खटखटाता है। मैं देखता हूँ कौन है दरवाजे पे। मोटा भाई, ये घर तमन्ना और धर्मेंद्र का है क्या, जो खुद का ईंटा बनाते हैं? हाँ, कहिए आपको क्या काम है? दरअसल मुझे जो है न आपका काम बहुत पसंद आया और जो है न मैं आपसे ही ईंटा बनवाना चाहता हूँ। तभी वहाँ तमन्ना आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमें किसी के पास मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, हम आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी तुरंत उन्हें एडवांस में 10,000 रुपए दे देता है। मोटा भाई, ये लो एडवांस, बाकी के पैसे जैसे ही काम खत्म होंगे ना तो उसके बाद मैं दे दूंगा। वो ऐसा कहने के बाद वहां से चला जाता है, जिसके बाद तमन्ना और धर्मेंद्र उन पैसों से और सीमेंट और घर का राशन ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो अपने बच्चों को स्कूल में भी डाल देते हैं। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती है और वो अपना खुद का ईंटों का काम करके खुशी खुशी रहने लगते हैं। रेशमा अपने 2 बेटों की कुंडली पंडित के पास लेकर जाती है और उन्हें दिखाते हुए कहती है, पंडित जी,
ये मेरे छोटे बेटे और बड़े बेटे की कुंडली है। आप मेरे दोनों बेटे के लिए अच्छी, संस्कारी, सुशील और खूबसूरत गोरी लड़की ढूंढ कर बताना। ऐसी एक लड़की तो मेरी नजर में है जो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर है, जिसकी फोटो भी है मेरे पास। अरे पंडित जी, अगर आपके पास लड़की है तो दिखाने में कतराते क्यों हो? लड़की की फोटो देखते ही रेशमा को बहुत पसंद आ जाती है। अरे पंडित जी, इतनी सुंदर लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। आप देरी मत कीजिए और रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। मैं अपने पति परमेश्वर से इसके बारे में जिक्र कर लेती हूँ। ऐसा कहकर रेशमा अपने घर पर आती है और अपने पति को लड़की की फोटो दिखाकर कहती है, ये देखिए जी, कितनी सुंदर लड़की दिखाई है पंडित जी ने हमारे बेटे के लिए। मैं तो कहती हूँ कि हमारे दोनों बेटे के लिए ऐसी ही सुंदर और सुशील लड़की ढूंढना। एक तो मिल गई है, एक और ढूंढनी बाकी है। देखो रेशमा, तुम चाहे जितनी भी लड़की ढूंढ कर लाओ, लेकिन मेरी पसंद में एक ही लड़की है जिसकी शादी मैं अपने बेटे विक्रम से करवाना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ कि आप किसकी बात कर रहे हो। आप वही टीचर दोस्त वीरेंद्र की बेटी की बात कर रहे हो ना? अरे आपको पता है ना, वो कितनी काली और सावली है। उसकी जोड़ी हमारे बेटे के साथ अच्छी नहीं लगेगी। तभी वहाँ अलीशा आ जाती है। पिताजी, माँ बिल्कुल सही कहती है। आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए। उस काली कलूटी की जोड़ी हमारे भैया विक्रम के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। मैंने अपने दोस्त को जुबान दी थी और मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। अब इस घर की बड़ी बहू तो वही बनेगी। ऐसा कहकर रुपेश वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अलीशा और रेशमा दोनों आपस में बात करने लगते हैं। अगर तेरे पिताजी की जुबान है कि वो काली लड़की इस घर की बहू बनेगी, तो मेरी भी जुबान है। मैं उस लड़की का इस घर में जीना हराम कर दूंगी। पर मैं भी कम नहीं हूँ माँ, मैं भी उसे इस घर में जीने नहीं दूंगी। वो दोनों आपस में ऐसे ही बात कर रहे होते हैं कि वहीं दूसरी तरफ रुपेश अपने दोस्त वीरेंद्र के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है, मेरे भाई, मेरे मित्र, आज मेरा वादा पूरा करने का समय आ गया है। मैं अपने बड़े बेटे विक्रम का रिश्ता तेरी बेटी सलोनी के लिए लेकर आया हूं। लेकिन रुपेश, हम तेरी रिश्तेदारी के मुकाबले नहीं हैं। हम कहां और तू कहां। एक दोस्त होकर तुझे ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तू मेरा दोस्त है, कभी अपने आप को मुझसे कम मत समझना, ठीक है? ऐसा कहकर रुपेश वीरेंद्र को गले से लगा लेता है, जिसके बाद एक तरफ रेशमा अपनी पसंद की लड़की अनाया का रिश्ता अपने छोटे बेटे अनुराग से कर देती है, तो वहीं दूसरी तरफ रुपेश अपनी पसंद की लड़की का रिश्ता अपने बड़े बेटे विक्रम से करा देता है। कुछ दिनों में दोनों की शादियों की रस्म शुरू हो जाती है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन विक्रम और अनुराग अपनी अपनी पत्नियों को शादी करके अपने घर ले आते हैं। गृह प्रवेश करने के समय रेशमा केवल अनाया का ही गृह प्रवेश करती है। अरे आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारी खूबसूरती ने इस घर को 4 चांद लगा दिए हैं। तुम भूल रही हो कि घर में एक नहीं बल्कि 2 बहू आई है और तुम्हें दोनों का ही सम्मान एक बराबर करना होगा। रेशमा मन मारकर सलोनी का भी गृह प्रवेश करती है। ये देखकर सलोनी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। अरे अनाया बेटा, मुझे पता है शादी के चलते तुम बहुत ज्यादा थक गई हो। जाओ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। रेशमा अनाया को उसके कमरे में भेज देती है, जिसके बाद रुपेश सलोनी से कहता है, जाओ बेटा सलोनी, तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाओ। अजी, आपको बड़ी जल्दी हो रही है इसे इस कमरे में भेजने की। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? घर में कितने सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। रेशमा ऐसा कहकर सलोनी को अपने साथ रसोई में ले जाती है और कहती है, ये सारे बर्तन धो लो, क्योंकि कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो रसोई का साफ होना बहुत जरूरी है। रेशमा ऐसा कहकर अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद बेचारी सलोनी पूरी रात भर बैठकर रसोई में बर्तन धोने लगती है और रसोई की अच्छे से साफ सफाई भी कर देती है। आधी रात के समय में बहुत ज्यादा वो थक जाती है और अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अगले दिन सलोनी और अनाया की पहली रसोई की रस्म होती है। अरे अनाया भाभी, अभी तक आप तैयार नहीं हुई? आज आपकी रसोई की पहली रस्म है। जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। हे भगवान जी, तुम कैसी बात कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता? लेकिन भाभी, रस्म करना तो जरूरी है। आप तैयार होकर नीचे आ जाइए, बाकी की सारी बातें माँ संभाल लेंगी। अलीशा के जाने के बाद अनाया खुद से कहती है, ओहो,
कि टिपिकल फैमिली तो मुझसे संभाली ही नहीं जा रही और पता नहीं मुझे क्या झेलना पड़ेगा इस घर में रहकर। अनाया मुंह बनाकर नीचे आ जाती है जहां रेशमा ने सलोनी को रोके रखा था। अरे मेरी प्यारी बहू, आखिरकार तुम आ ही गई। देखो, तुम्हारी रसोई की पहली रस्म है। तुम्हें मीठे में कुछ अच्छा सा बनाना है। जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा बनाने आता है वो तुम बना सकती हो। अब क्या मुझे ये बात बार बार तुम सभी को बतानी पड़ेगी? अरे तुम्हें समझ नहीं आता? मुझे खाना बनाने नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर तुम सभी चाहते हो कि मैं कुछ बनाऊं तो मैं बना कर लाती हूँ। अनाया का ये जवाब सुनते ही रेशमा की बोलती बंद हो जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद अनाया रसोई से मैगी बनाकर लाती है। अरे भाभी, ये क्या? आपने तो केवल थोड़ी सी मैगी ही बनाई है। हाँ हाँ, अपनी शक्ल यहाँ से लेकर दफा हो जाओ। कहे तुम्हारी नियत मेरी मैगी पर ना पड़ जाए। सुबह से कुछ भी नाश्ते में नहीं बनाया है तुम लोगों ने। भूखा मार दिया मुझे इस घर के अंदर। अनाया ऐसा कहकर अपनी मैगी की प्लेट अपने कमरे में ले जाती है और वहां बैठकर आराम से खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी रसोई में जाती है और एक बहुत स्वादिष्ट खीर बनाकर लाती है और सबको परोसती है। ये लीजिए माँ जी, मैं आपके लिए खीर बनाकर लाई हूँ। रुपेश खीर खाते हुए सलोनी से कहता है, अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खीर बनाई है तुमने बहू। ऐसी खीर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। वैसे तुम्हारी सास को ये खीर खानी चाहिए, क्योंकि ऐसी खीर तो तुम्हारी सास को बनाने भी नहीं आती। अरे वाह, फिर तो सच में अच्छी बनी है। रेशमा भी खीर खाती है, लेकिन वो बिना तारीफ करे वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अनाया का बर्ताव घर में किसी को भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अनाया सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और अपनी कोई भी चीज किसी को भी नहीं दिखाती। एक दिन रेशमा चिल्लाते हुए अपने कमरे से आती है। अरे विक्रम, अनुराग, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम रुपेश जी? जल्दी से यहाँ पर आओ। घर के सभी सदस्य रेशमा के पास आ जाते हैं। मेरी अलमारी में से सारे गहने चोरी हो गए हैं और कहीं मिल नहीं रहे। मुझे यकीन है इस काली कलूटी ने सारे गहने चुराए होंगे। माँ जी, आप इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर कैसे लगा सकती हो? मैं जानता हूँ सलोनी ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी वहाँ अलीशा आती है और कहती है, माँ, आधी रात के समय मैंने अनाया भाभी को एक बैग घर से बाहर ले जाते हुए देखा था और देखो, आज अनाया भाभी घर पर भी नहीं है। शायद उन्होंने ही घर में चोरी की है। ये सुनते ही रेशमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सही कहती हो बेटी, आज मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैंने केवल अनाया का रंग रूप ही देखा था। मैंने कभी उसके बारे में ये तक पता नहीं लगाया कि वो किस तरह की लड़की है। और ऊपर से मैंने सलोनी को बहुत कुछ सुनाया। सलोनी बहू, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं माँ जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी माँ जैसी हैं। सलोनी की ये बात सुनकर रेशमा उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद रेशमा कभी भी गोरे और काले में कोई फर्क नहीं करती और अपनी बहू सलोनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।